हेलो गाइस, आज हम मोशन इन प्लेन से स्टार्ट करेंगे। मोशन इन अ प्लेन से पहले मुझे मोशन इन स्ट्रेट लाइन कराना चाहिए, बट मैं मोशन इन प्लेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मोशन इन प्लेन में जहाँ जहाँ भी ऐसे टर्म्स आएंगे जहाँ मुझे डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत पड़े कि प्लेन में अगर मोशन ऐसे हो रहा है, सपोज कुछ भी हो रहा हो, आगे पढ़ेंगे पता लगेगा। तो स्ट्रेट लाइन में, किसी स्ट्रेट लाइन में अगर वही मोशन हो रहा होता तो फ़र्क क्या होता, तो मैं ऐसे डिस्टिंग्विश ज़रूर करूँगा आप लोगों को। लेकिन फ़िलहाल हम मोशन इन प्लेन से स्टार्ट करते हैं। इट्स पार्ट ए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में सिंपल है। इससे एक आइडिया लगता है क्या कि मोशन हो रहा है, कोई भी मोशन किसी प्लेन में हो रहा है। प्लेन इज ऑफ कोर्स एक्स एंड वाई एक्सिस के का प्लेन है। कोई भी दो एक्सिस का प्लेन है और उस प्लेन में अगर मोशन हो रहा है, यानी उस प्लेन के अंदर किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के अंदर मान लीजिए ये कोई एक्स वाई एक्सिस है, हमारा जो प्लेन है वो एक्स वाई एक्सिस में। राइट, आपको जो दिख रहा है ना, जो प्लेन आपके सामने जो वीडियो चल रही है, तो जो भी प्लेन आपके सामने आ रहा है उसी प्लेन में पार्टिकल है। फॉर सपोज पार्टिकल एक पॉइंट इस पॉइंट पे है, तो जब इसकी पोजीशन जो है, ये मान लीजिए किसी इंस्टेंट टी पे उस पार्टिकल का पोजीशन ये है, थोड़े इंस्टेंट के बाद ये हो जाता है और ऐसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो आप देख रहे हैं ये पार्टिकल मोशन में है। अब मोशन में है तो ऑफ कोर्स मोशन हमारा एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। तो इसको एक सिंपल इसको एक आइडिया हम ले सकते हैं कि दिस इज सपोज टू बी सेड एज मोशन इन प्लेन। चलिए इसको अच्छे से आप समझते हैं। एक थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में आइडिया दे दिया। फिलहाल हम मोशन इन प्लेन को समझने से पहले थोड़ा सा वेक्टर और स्केलर को पढ़ लेते हैं। ये वेक्टर ही है जो मोशन इन प्लेन को थोड़ा सा समझने, हमें मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन हो रहा है किसी प्लेन में तो उसको समझने में हेल्प करता है, वो वेक्टर ही होता है। तो पहले वेक्टर को जानना ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं स्केलर और वेक्टर क्या होता है। सिंस जब हम 9th क्लास में थे तब से ही हम पढ़ते आ रहे हैं स्केलर और वेक्टर क्या होता है। सब जानते हैं स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। अच्छा, ये तो हम सब जानते आ रहे हैं आज तक। लेकिन अब मैं तुम्हें आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा कि वेक्टर क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी वेक्टर है, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। सपोज कोई क्वांटिटी है, कुछ भी है, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए स्ट्रेस है, स्ट्रेस बोल लीजिए, प्रेशर बोल लीजिए। चलिए मैं प्रेशर बोलता हूँ। तो प्रेशर को मैं जैसे ही प्रेशर टर्म यूज़ करता हूँ, तो इस प्रेशर टर्म के पास मैं बोलता हूँ कि प्रेशर कह रहा हूँ मैं। तो प्रेशर के पास, ये अगर प्रेशर है आपका, थोड़ा सा बोल्ड लिख देता हूँ इसको, ठीक है। क्या इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं होगा? जरूर होगा। डायरेक्शन भी होगा। तो क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो क्या मैं इसको वेक्टर बोल दूं? नहीं, कभी नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आज तक मैं ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, और वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, तो वेक्टर बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप समझ लीजिए, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, बट वो फॉलो नहीं करता किस चीज़ को? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? जानते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को हो गया आपका, या ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सेम ही बात है। लॉ ऑफ एडिशन, ये मेरे लिखावट में मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं। तो प्रेशर जैसी क्वांटिटी जो है, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम उसे जोड़ नहीं सकते।
या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को हम यूज़ करके एडिशन नहीं कर सकते किसी भी दो प्रेशर क्वांटिटी को। तो इस क्वांटिटी को क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वेक्टर नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, ये टर्म आप नया समझ रहे हैं। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? ये वो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो अपने पास रखती है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको मैंने बता दिया क्या क्या होता है। सिंपली वेक्टर को जोड़ने के लॉ को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर को जोड़ने का लॉ क्या है? अपने पास ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, और एक आपके पास और है, एक आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है। तो इसको भी जान लेंगे क्या होता है। ये सारे क्या है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। मैंने बोला ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो टेंसर क्वांटिटी हम समझ गए। आज आपने नया कुछ जाना होगा, शायद इससे पहले भी जान के होंगे, अच्छी बात है, आप पहले से जानते हैं। तो कि मैग्नीट्यूड और सिर्फ डायरेक्शन का होना वेक्टर को जस्टिफाई नहीं करता कि मतलब किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो दीज बोथ क्वांटिटी आर जस्ट नॉट एनफ टू जस्टिफाई एनी क्वांटिटी एज वेक्टर। Something more than these two quantities required to justify any quantity as vector, and those things are कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। ओके, नाउ ये तो हम समझ गए कि क्या होता है हमारा वेक्टर को और स्केलर क्या होता है, जानते हैं, हमेशा से जानते हैं, इसलिए मैंने वेक्टर स्केलर को आपको बता दिया। स्केलर आप जानते हैं, वेक्टर भी जानते हैं। थोड़ा सा मेरे को टेंसर डिफरेंशिएट करना था कि टेंसर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने कर दिया। चलिए थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में जान लेते हैं, बहुत जल्दी भागते हैं इस पे। बुक्स में आप देखेंगे बोल्ड में, जैसे हमारे पास कोई वेलोसिटी v है, उसको बोल्ड में या तो रिप्रेजेंट कर लीजिए तो उसको वेक्टर बोलते हैं कि v इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको सिंपली लाइट, ऐसे लाइट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v बोलते हैं। लेकिन अब ये तो आप टाइपिंग वगैरह में ऐसा कर सकते हैं, बोल्ड या नॉर्मल फॉन्ट को ले सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट जब आप उसको हैंड रिटन चीज़ों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, तो तब के केस में आप v के ऊपर एक एरो लगा देंगे। दिस विल रिप्रेजेंट v एज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड फॉर मैग्नीट्यूड यू शुड पुट इट लाइक दिस, राइट। तो ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ v वेक्टर इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि अगर मान लीजिए वेक्टर के बारे में और भी कुछ जानेंगे हम, जैसे एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, और क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़, जो भी चीज़ें होंगी हम जानेंगे कुछ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि मान लीजिए आपको मैं बोलता हूँ पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऑफ कोर्स ये बात है कि किसी प्लेन XY प्लेन में, आपके लिए मैं बता देता हूँ कि ये एक जो प्लेन आपके सामने है ना, ये खुद में XY प्लेन है। अगर मैं इसको, इस एक्सिस को बिल्कुल यहाँ पे जो जा रहा है, और इस एक्सिस को ऐसे बोल देता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, और चलिए मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ, ये जो है ये वाई एक्सिस, क्यों नहीं बोल सकता हूँ ना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इस प्लेन में मान लीजिए मैंने कोई, हालांकि इस पर रिप्रेजेंट नहीं करूँगा मैं, अभी फिलहाल रफ देता हूँ आपको। तो ये XY प्लेन आपके सामने, तो इसमें मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे खड़ा है, कोई पार्टिकल यहाँ पे किसी टाइम t पे, तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको हम डिफाइन करते हैं। लेट्स मूव टू दिस टॉपिक। तो अगर पोजीशन वेक्टर को मैं डिफाइन करूँ तो मैं कुछ ऐसे बोलूँगा, मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल है, वो मोशन में है किसी प्लेन में, तो किसी टाइम t पे उसका कुछ ना कुछ पोजीशन जरूर होगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, आप जब XY एक्सिस डिफाइन करेंगे किसी प्लेन का, तो ओरिजिन भी जरूर होगा। जैसे आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पे XY एक्सिस डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज फॉर से X एक्सिस, दिस इज Y। ऑफ कोर्स यही ओरिजिन है हमारा, वो से डिफाइन करते हैं। मैंने कहा ये पॉइंट है, इस पोजीशन पे हमारा पार्टिकल खड़ा है। अब जब हम क्या करें, इस पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं बताऊं कि ये पॉइंट कहाँ पे है, और इसको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करूं, इस पोजीशन P को, तो उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई ये क्या बोलते हैं, मान लीजिए मैं इधर छोटा सा एक एक्सिस बना रहा हूँ,
ये कोई पॉइंट है, सिंपली ये पॉइंट है। मैं कहता हूँ ये x में 2 चला है, y में y एक्सिस में 3 ऊपर है, तो इसको एज अ कोऑर्डिनेट मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 3, राइट ना। लेकिन ये जो है x एक्सिस का है और ये y एक्सिस का है, तो अगर इस पॉइंट P को मुझे एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। क्यों करते हैं ऐसा? बेसिकली फॉर्मेट होता है एक्स वाई एक्सिस के लिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का xi कैप प्लस yj कैप, वेयर i कैप इज द यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर बोल दीजिए इसको कि x के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये, और j कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है आपका y का। तो ये आपका वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हमारा पोजीशन P है, ये हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पे तो मैं कुछ नाम नहीं दूंगा, मैं मान लूंगा कि ये x है और इतना y है। तो हेयर P को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि P जो है x चला है i कैप, यानी x i कैप है, यानी x में इस x कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इस x एक्सिस पे इतना x चला है, प्लस y में हमारा अगर y है तो ये y j कैप, इसका पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है। और मैं ये जो कर्व आपके सामने बना रहा हूँ ये उस पार्टिकल का डिफरेंट इंस्टेंट पे पोजीशन को मैंने ज्वाइन किया है, तो एक ऐसा कर्व आपके सामने आया है, यानी उसका पैटर्न ऑफ मूवमेंट है, पैटर्न ऑफ मोशन है, और उसके डिफरेंट पोजीशन को मैंने किसी अलग अलग टाइम पे जो उसका अलग अलग पोजीशन था उन सारे पोजीशन को मैंने जोड़ा, तो ये पैटर्न आ गया आपके पास। तो बेसिकली हर पॉइंट आपका क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर बताता है कि किसी टाइम t पे आपका क्या पोजीशन है उस पार्टिकल का। अब मैं क्या कहता हूं, ये P है आपका, और P जब P पॉइंट पे आपका पार्टिकल है तो xi कैप प्लस yj कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इस वेक्टर का ये आपका r वेक्टर है, मान लीजिए r1 वेक्टर बोल देता हूं मैं, जो कि बराबर किसके है, xi कैप प्लस yj कैप के। ऑब्वियसली वेक्टर इज व्हाट, वेक्टर टेल्स आपका कि वेक्टर क्या बताता है कि आपका लोकेशन को बताता है कि आप कहाँ पे हैं, एक तरह से किस डायरेक्शन में है ये भी बताता है साथ ही साथ में। तो ये जो xi कैप प्लस yj कैप है, r1 वेक्टर है आपका फॉर दिस पोजीशन P। अब मैं क्या कहता हूं कि कुछ देर बाद ये पार्टिकल जो आपका जाता है P प्राइम पे चला जाता है, P डैश या P प्राइम कुछ भी बोलिए, और यहाँ पे मैं इसको ना 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल, सॉरी इसको भी 1 बोल देता हूँ, x1 i कैप y1 j कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा तो ऑफकोर्स है ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप है, ठीक है। अब मैं ये जो पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर तो आपका ये है ना, ओके, ये पोजीशन वेक्टर है। इस वेक्टर को, ये वेक्टर जो है हमारा, ये क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप का, और ये पोजीशन वेक्टर है p डैश का, op डैश का, सॉरी op डैश का ना पोजीशन वेक्टर, और ये जो था हमारा op वेक्टर है, इसको मैं op वेक्टर बोलता हूं, और ये बराबर किसके, आपके x1 i कैप y1 j कैप, और ये op डैश है जो कि बराबर है, ये रहा बराबर इसके, ठीक है, इस टर्म के। चलिए अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में जान। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंपली क्या होता था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ होता था वही डिस्प्लेसमेंट होता था। अब हमने इस पॉइंट P को और इस पॉइंट P डैश को, हमारा जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है वो के रिस्पेक्ट में बन रहा है, सारे का सारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बन रहा है, तभी ये ओपी वेक्टर था और ये ओपी डैश वेक्टर था।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में बनता है ना। तो ये हमारा अगर इनिशियल पोजीशन है और इस फाइनल पोजीशन पी डैश के लिए हम अगर डिस्प्लेसमेंट बनाना चाहें, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से कर देता हूं ताकि हमारा डिस्प्लेसमेंट अच्छे से एक, तो क्या मैं इसको शॉर्टेस्ट इसी पाथ से ज्वाइन करूं, आपको दिख रहा है ये, और इसको वेक्टर ऑफ कोर्स बनाना पड़ेगा मुझे, एरो बना रहा हूं इधर भी, आपको दिख रहा है एरो है। अच्छे से बना देता हूं ताकि थोड़ा सा देखिए, ये एरो है। कि ये इसका एरो बना दिया हमने। अब ये जो हमारा वेक्टर है ये क्या यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा? जिसको मैं डिस्प वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं मान लीजिए। और क्या होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ओपी डैश वेक्टर। बेसिकली चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, तो ओपी डैश is the final position vector and OP is the initial position vector, and the change in these both position is just a displacement vector. तो अगर मैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप में से माइनस करता हूं x1 i कैप प्लस y1 j कैप, तो आपके पास आएगा, आप हमेशा एक्स एक्सिस वाले को एक्स एक्सिस के साथ सब्ट्रैक्ट करिएगा, आई कैप वाला आई कैप के साथ जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर है डी वेक्टर मान लीजिए मैं कहता हूं, तो उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर बेसिकली होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। आप बस किसी अलग अलग, आप ये आपका पैटर्न था, आपने हर पैटर्न ऐसे डिफरेंट पैटर्न को आपने क्या कर दिया कि आपने अलग अलग पोजीशन को आपने वेक्टर दे दिया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपने उस पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया। हम सारे जो पोजीशन पॉइंट पी है, पी प्राइम और किसी और पोजीशन भी आगे किसी का मन किया यहाँ पे भी डिफाइन करने का, तो ओ के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेगा। वो के रिस्पेक्ट में आप जैसे डिफाइन करेंगे पोजीशन वेक्टर, आप किसी और के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, बट हियर वी आर डिफाइनिंग ऑल द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एंड हमारा ये क्या हुआ, सारे के सारे पोजीशन वेक्टर हो गए। तो पोजीशन वेक्टर कुछ ज़्यादा खास, कुछ भी खास नहीं है, बस आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसको बता देते हैं कि पार्टिकल अलग अलग टाइम पे कहाँ पे है, तो आपने बताया, आप जो भी बताया सारे पोजीशन वेक्टर हैं। अब चेंज इन पोजीशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सिंपल, आपने अगर ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो उसमें पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, एक बार मोशन इन प्लेन खत्म हो जाता है फिर स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि इसमें कुछ खास नहीं था प्लेन में पढ़ाने जैसा, मुझे लगा कि मैं अगर कोई ज़रूरत पड़ेगा तो इसी चैप्टर में एज इट इज़ इनकॉर्पोरेट कर दूंगा उसको, लेकिन उसको भी कराऊंगा। फिलहाल मुझे लगा कि पहले प्लेन से स्टार्ट कर देता हूँ। तो आई होप कि आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन जरूर किया होगा। चलिए, तो ये तो था हमारा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए, आपके पास मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये हमेशा की तरह ये वाई एक्सिस है। कोई पॉइंट है पी से क्यू पोजीशन पे गया है, इनिशियल पी पे था, इनिशियली पी पे था और फाइनली वो क्यू पे रीच किया है। अब अगर मुझे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपली इस, अगर सिंपल क्या होगा कि इस पॉइंट पी का और इस पॉइंट क्यू को, इनिशियल और फाइनल को हम जोड़ देते हैं अगर किसी स्ट्रेट लाइन से, ये पी क्यू वेक्टर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। यानी हमारा क्या था, अगर हम ओपी निकालते हैं, ओपी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं और ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं और इसको दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो हमारा पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या डिपेंड करता है क्या, हमेशा आपने पहले भी पढ़ा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, क्या डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है क्या कि आपने पाथ, एक्चुअल पाथ क्या लिया है उस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहुंचने तक के लिए।
मैं कहता हूँ कि मैं ना पी से क्यू, कोई कहता है मैं पी से क्यू ऐसे 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 से करके यहाँ पहुँचा हूँ, और कोई कहता है कि नहीं मैं ना ऐसे पहुँचा हूँ। मेरा मैं ही कहता हूँ आपको, मान लीजिए मैं ना पी क्यू से ऐसे 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 करके पता नहीं कैसे, लेकिन क्यू पे पहुँच गया हूँ, सॉरी क्यू ये रहा। तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? दोनों केस में हमारा इधर से मैं जाऊँ इधर से जाऊँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? नहीं। सिंपल था, आपने पहले स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, वही यहाँ पे प्लेन के लिए पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता था? स्ट्रेट लाइन में तो यही होता था ना आपका, यहाँ पे आप दो एक्सिस पढ़ रहे हैं कि किसी वहाँ अगर मान लीजिए मैं क्या बोलते हैं, वहाँ यहाँ पे अगर कोई पोजीशन है आपके पास, ये पॉइंट पी है, इस ओपी वेक्टर को मैं यहाँ पे ओपी वेक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ। तो ओपी वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऑफ कोर्स कोई एक्स होगा, मान लीजिए एक्स नहीं पता लेकिन एक्स ही होगा ना, एक्स का आई कैप में एक्स होगा और जे कैप में क्या होगा? वाई होगा, यही होगा ओपी वेक्टर को। ये ओपी वेक्टर आपका प्लेन के लिए था। लेकिन हमारा नॉर्मली क्या होता था स्ट्रेट लाइन के लिए, जब भी हमारा स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा होता था, तो हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को एज इट इज क्या करते थे, किसी एक्सिस पे फिक्स करके मूव कराते थे, यानी उसके मोशन को किसी एक्सिस पे लोग फिक्स कर देते थे। देखिए शायद आप मेरी बात ये फिक्स करने वाली नहीं समझ पाएंगे, और अभी मैं आपको समझा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं एक बात बोलूँगा ज़रूर, लेकिन अगर सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखिए स्ट्रेट लाइन के लिए बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टॉपिक छेड़ देता हूँ स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन को भी मैं एक्स और वाई प्लेन में, लेकिन हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर ये है, तब मैं क्या कहता हूँ, अगर एक पोजीशन ये है, ये पोजीशन फिर ये है, फिर ये पोजीशन है, तो स्ट्रेट लाइन में आपने आज तक देखा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमारा एक ही एक्सिस, एक ही कोऑर्डिनेट आता था। किसी पोजीशन वेक्टर को आप डिफाइन करते थे तो आई कैप का ही कुछ ना कुछ आता था, एक्स आई कैप आएगा, चाहे कुछ भी 10 आई कैप या 13 आई कैप, लेकिन वाई का आप कभी कोऑर्डिनेट, वाई का कोई भी वैल्यू नहीं देखते थे। लेकिन जब मैं एक्स को ऐसे मान लूँ और वाई को ऐसे मान लूँ, और स्ट्रेट लाइन में अभी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, तो हर जगह एक्स वाई जरूर मिलेगा ना, यहाँ पे भी एक्स वाई मिलेगा। तो मैं इस स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन के लिए भी एक्स और वाई में इसके पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन क्या किया, सिंप्लिसिटी के लिए किसी ने क्या किया कि स्ट्रेट लाइन के मोशन को सिंपल किसी ने क्या किया, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वाई सॉरी ये हमारा एक्स एक्सिस ये है ना, गलती से मैंने, जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको भी मान सकते हैं, जो कहने वाली बात है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम एक्सिस को वाई को मान रहे हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए उसने क्या किया कि इसको ना, इस जो आपकी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को एज इट इज़ ऐसे पकड़ के, ऐसे ही है ना, ऐसे पकड़ के ना बेंड कर दिया, घुमा दिया। अब देख रहे हैं एक्स एक्सिस ये बन गया हमारा ये ब्लू पेन, और वाई एक्सिस ये स्केच ऑरेंज पेन। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हो गया ना, अब हमने थोड़ा सा हमारा फ्रेम चेंज कर दिया हमारे लिए, अब ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो इस केस में आप, इस ग्राफ के केस में आपका कोई भी पॉइंट वाई का मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो वाई हो गया ना 0। तो इसीलिए आपको मिलता था वहाँ पे वाई का कोई भी आपको पॉइंट, वाई का कोई भी पॉइंट नहीं मिलता था, वाई के लिए वैल्यू 0 आती थी हमेशा। तो आप उसी को मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और इस वाले में आप ऐसा नहीं कर सकते, इस वाले में हर पॉइंट में आपको एक्स और वाई का मिल रहा है, जब भी अलग अलग पोजीशन पे जा रहे हैं एक्स और वाई का मिल रहा है। तो इसमें आप क्या बोलते हैं कि मोशन इन प्लेन है और मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो इस वाले केस में मैं इसीलिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं भी क्या करता हूँ कि मैं ना पॉइंट को ना इधर घुमा रहा हूँ, इस पॉइंट को ना चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है इधर ही मूव कर रहा है, इस पॉइंट, इस एक्सिस पे। तो जब इस एक्सिस पे मूव करेगा तो अब इसके डिफरेंट पॉइंट को, जैसे ये OP है तो अब OP वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर ये x1 है तो x1 आई कैप से, फिर P' P1 पे जा रहा है, P1 पॉइंट पे है, तो OP1 को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, P1 पे x2 है तो x2 आई कैप पे। तो यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको डिफरेंस समझ आ गया, वाई नहीं होता बस। तो चलिए, ये थोड़ा सा हमने ब्रीफ ले लिया, स्ट्रेट लाइन और प्लेन में हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लिया। होप सो कि आपको समझ आया होगा। प्लेन में तो आपको समझ आया कि ये प्लेन में, अच्छा प्लेन में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था प्लेन में ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव ही नहीं कर रहा जब, तो आप कैसे अलाइन कर सकते हैं किसी एक्सिस को और उसका वाई को 0 कर पाएंगे, जैसे इसमें हमने 0 किया था ना,
उसमें अलाइन नहीं कर सकते। इस वाले केस में तो आपका स्ट्रेट मूव कर रहा है नहीं, थोड़ा सा हमारा जरूर मेरा कर्व दिख रहा होगा, लेकिन मान लीजिए स्ट्रेट है, सीधा है, गलती से कर्व बन गया, लेकिन मैं सीधा ही बनाना चाहता हूँ। तो इसमें तो आप अलाइन कर सकते हैं, एक्स को ऐसे टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें हमेशा आपको एक्स वाई मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मोशन इन प्लेन हो जाता है इस वाले केस में, और इसमें मोशन इन स्ट्रेट हो जाता है ऐसे वाले केस में। हम इसको स्ट्रेट बना सकते हैं। तो अब हम चलिए आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा ये कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। मुझे लगता है आपको पता होगा, अब तक तो आपने पढ़ लिया होगा इससे पहले के चैप्टर में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कंपोनेंट क्या होता है, लेकिन समझ लेते हैं, नहीं समझ आया तो भी जिनको आता है उनके लिए वो भी देख लें, और जिनको नहीं आता समझ लें। मान लीजिए ये कोई वेक्टर v है, ठीक है, ये v वेक्टर है, मैं इसको v वेक्टर से बोल रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये v वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड जो है v वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, और इक्वल टू मैं v बोल देता हूँ। बोलने को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि v वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा सिर्फ v है विदाउट एरो। तो मुझे रिजॉल्व करना है इसको, एक इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है थीटा, और मैं कहता हूँ कि एंगल है इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। कोई भी एक्सिस मान लीजिए, मैं लेट्स से दिस इज एनी एक्सिस, z एक्सिस बोलने वाली बात है, मैं इसको z एक्सिस बोलता हूँ। इस v वेक्टर को मुझे z एक्सिस में रिजॉल्व करना है, तो सिंपली इस एक्सिस में इस v वेक्टर को रिजॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर cos थीटा। ध्यान रखिए v cos थीटा होगा, यानी v cos थीटा जो होगा आपका इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे आप। और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ध्यान रखिए इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन फॉर से y एक्सिस बोलता हूँ। तो इधर थीटा था ना, तो थीटा जिधर था उधर मैंने v cos थीटा बोल दिया, तो इधर क्या हो जाएगा v का sin थीटा। ये हो गया आपको रिजॉल्व करना, ये रिजॉल्व करते हैं हम इसको ऐसे। तो बहुत सिंपल है रिजॉल्व करना, आपको आ गया होगा, दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि ये काम आने वाले हैं आगे, हम आगे कुछ पढ़ेंगे उसमें हमें रिजॉल्व करना आना चाहिए। जिधर एंगल थीटा हो, यानी जिधर हमको एंगल पता हो, तो उधर साइड में तो सीधा कॉस ऑफ दैट एंगल ले लेते हैं और मैग्नीट्यूड वेक्टर का ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और एंगल के साथ कॉस ऑफ एंगल कर लेते हैं, तो उस वेक्टर गिवन वेक्टर का उस डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट मिल जाता है। ये हियर वी हैड v वेक्टर एंड व्हाट वी वांटेड, ये चाहते थे ना कि हम इसको रिजॉल्व कर दें, इस बेसिकली v वेक्टर का इस z एक्सिस पे क्या असर होगा, मतलब इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस एक्सिस पे। कंपोनेंट इसीलिए निकालते हैं ना, तो इस v वेक्टर का इस एक्सिस पे इस इधर की तरफ क्या इम्पैक्ट होगा। तो क्या करिए, अगर आपको उधर का एंगल पता है तो कॉस ऑफ दैट एंगल कर लीजिए और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v इंटू कॉस थीटा कर दिया, तो इधर डायरेक्शन इस एक्सिस में मिल गया कि क्या इम्पैक्ट होगा। और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर में क्या करिए, उसी एंगल का साइन ले लीजिए, ये याद रखिएगा, सिंपल फंडा होता है। अब थोड़ा सा मैग्नीट्यूड निकालना समझ लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। अच्छा, मान लीजिए कि ये v वेक्टर है, चलिए इस v वेक्टर को मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट P है और इसको डिफाइन कर देता हूँ, और से ये v वेक्टर को आप वेलोसिटी मत समझिएगा, v वेक्टर मैंने ऐसे नाम दिया है। अब इस v वेक्टर को मैं ऑफ कोर्स z और y के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं इसको सिंपली x ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ना आपके लिए फैमिलियर हो जाए। ये x है और ये y है, तो इस v वेक्टर को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, v वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। नाउ क्या ये जो है हमारा, यही है v वेक्टर जिसका x इधर इतना x था और इतना y था। ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा, v cos थीटा क्या है, v cos थीटा
ये इधर की तरफ इस वेक्टर का क्या असर होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, वो अलग चीज़ है। अब थोड़ा सा ना मॉडुलस निकालना चाहते हैं, यानी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं सीधा फॉर्मूला बता सकता हूँ, आपको ये समझ भी लीजिए। लेकिन तो आपको हमेशा से पता है कि वेक्टर का जो लेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के, कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बेसिकली अगर हम इसका लेंथ फाइंड आउट कर लें तो क्या इस वी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं क्या? यही कर रहे हैं ना हम। अगर इस ओपी वेक्टर का, इसको मैं अगर वो बोलता हूं, तो इस ओपी वेक्टर का अगर लेंथ फाइंड आउट कर लें तो क्या वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, यानी दैट इज हम फाइंड आउट कर लेंगे वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड को हम सिंपली इसको ट्रायंगल का पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, कि अगर ये एक्स है, वाई है, तो क्या रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया। तो आपको मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर ओपी वेक्टर या किसी वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको समझ आ गया कि जब भी उस वेक्टर को हमें इस फॉर्मेट में दिया हो तो आई कैप का जो भी आपका आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लीजिए और जे कैप के कोफिशिएंट यानी वाई का स्क्वायर कर लीजिए, रूट अंडर उसको ले लीजिए, वही मैग्नीट्यूड होता है। तो यही है हमारा मैग्नीट्यूड। जैसे मैग्नीट्यूड निकालना हमें समझ आ गया और इसको फॉर्मूला भी आप एज अ फॉर्मूला ले लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं कि थीटा, यहाँ पे थीटा निकालना तो आसान है ना, थीटा निकालना तो बहुत ही आसान है। आप y अपॉन एक्स करेंगे तो थीटा निकल जाएगा, आप कहते हैं थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो टेन थीटा निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट है, अभी तक हम प्लेन में पढ़ रहे हैं और हमें अभी तो प्लेन में ही पढ़ना है। स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों आते हैं, ये हमारा प्लेन है। अब पॉइंट हमारा अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं है, इसी में प्लेन में है, लेकिन जब है इधर ही है तो प्लेन में है। ये अगर मैं इसको x बोलता हूँ और इसको y बोलता हूँ, इसको x बोलता हूँ इधर की तरफ, इधर x इधर y, तो x y एक्सिस में है यानी प्लेन में है। सारे पॉइंट्स जितने मैंने मार्क किए। लेकिन जब ये पॉइंट इस प्लेन से छोड़ दे, ऊपर उठने लगे, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर उठेगा तो कुछ ना कुछ तो उसका एक्स वाई में जरूर होगा, यानी उस, अब मान लीजिए ये पॉइंट को मैं उठा देता हूं, अभी दिखाता हूं कैसे। ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, जानबूझ के छोटा बना रहा हूं, समझिएगा इसी में। ये वाई है, एक्स है। फिलहाल तो पॉइंट कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, कभी यहाँ था। आप देख रहे हैं कि एक्स वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, प्लेन में मूव कर रहा है। जिस पल मैंने क्या किया, एक पॉइंट को मैंने ऐसे पकड़ के उठाया, ऊपर खींच दिया। अब आप देख रहे हैं कि वो पॉइंट कहीं हवा में है, स्पेस में है। तो अगर अब उस पॉइंट को मैं इस ओ पोजीशन वेक्टर से जोड़ूं, यानी यहाँ पे ओ है और इस यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट जहाँ पे मेरी उंगली दिख रही है ना ऊपर, ऐसे समझिए ऊपर है थोड़ा सा, और इसको मैं जोड़ूं तो ऐसे जोड़ूंगा, ऊपर आके ऊपर इंक्लाइन जोड़ूंगा, ऐसे जोड़ूंगा ना इसको। तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो एक्स में भी, एक्स का भी कुछ ना कुछ इसका कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स का भी कुछ ना कुछ इसका हिस्सा आएगा, वाई का भी हिस्सा आएगा कि वाई में भी कितना है ये ऊपर, सॉरी ये पॉइंट जैसे यहाँ पे था तो एक्स में तो था ना, ये वाई में तो जरूर था ना। मैं इस पॉइंट को उठा रहा हूँ, इस पॉइंट को, ये जो आपका ऑरेंज वाला पॉइंट है, रेड वाला पॉइंट है ना, इसको उठाऊंगा अभी। तो एक्स वाई में तो है ना, पहले से एक्स वाई में है इसका कुछ ना कुछ। अब जिस पल मैं इसको ऐसे पकड़ा मैंने और पकड़ के खींच दिया ऊपर, सीधा खींचा मैंने परपेंडिकुलर, तो एक्स वाई में तो ये पहले से था। अब जेड में भी उठ गया ना, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस ऐसे होता है और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। तो मैंने यहां से इसको पकड़ के उठा दिया तो जेड एक्सिस में भी आ गया। इसी को बोलते हैं हम कि हमारा अब जो है कोई ऑब्जेक्ट है हमारा स्पेस में है, तो स्पेस में हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों आते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि कोई पॉइंट हमारा अगर स्पेस में है तो मैक्सिमम कंपोनेंट कितने हो सकते हैं किसी वेक्टर के, वहां पे कितने मैक्सिमम कंपोनेंट हो सकते हैं ये पता करेंगे। और अगर कोई पॉइंट कोई हमारा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा प्लेन में है तो वहां पे भी वेक्टर से डिफाइन करेंगे। तो उस समय हम वेक्टर को क्या बोलते हैं, वेक्टर के कितने कंपोनेंट एट मैक्स मैक्सिमम हो सकते हैं ये पता करते हैं। ये आपको दिख रहा है,
अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी पॉइंट किसी कोई भी पॉइंट ले रहे हैं। मान लीजिए मैं ना कहता हूँ कि पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का यहाँ पे किसी टाइम पे, सॉरी किसी वेक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ, किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर किसी वेक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ। बेसिकली उसका पोजीशन वेक्टर आपका किसी पॉइंट पी पे मैं पोजीशन वेक्टर बना रहा हूँ। आपका पोजीशन वेक्टर नहीं बोल रहा मैं, इट इज़ जस्ट अ वेक्टर। मेरा पोजीशन वेक्टर बोलना सही नहीं है। क्या बोलता हूँ मैं ना, ये एक वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। ये वेक्टर हो गया। इस वेक्टर का आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, इस एक्सिस को क्या बोला है, मैं बोलता हूँ ये वाई एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस है, और ये क्या है जेड एक्सिस है। इसको मैं बोलता हूँ ए वेक्टर। इसको क्या बोलता हूँ, ए वेक्टर, ए वेक्टर बोलता हूँ। तो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि कितने कितने इसके मैक्सिमम रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट्स होंगे। माइंडेड के रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम कितने रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट्स होंगे। रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट्स इसके कितने होंगे। वैसे तो आप इसके इन्फिनाइट कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं रेक्टिलिनियर की बात कर रहा हूं, तो ऑफ कोर्स ये बात कर रहा हूं कि एक्स वाई जेड मैंने एक फ्रेम फिक्स किया और उसके किसी मतलब फिक्स करने के बाद फिर इसके मैक्सिमम कितने रेक्टिलिनियर इसके कंपोनेंट हो सकते हैं तब। अदरवाइज तो मैं फ्रेम चेंज करता रहूँगा, कैसे भी फ्रेम बना दूंगा। जैसे मैंने आपको पीछे बनाया था ना फ्रेम फिक्स करना, तो फ्रेम तो मैं रोटेट कर सकता हूँ, कितने सारे फ्रेम बना दूँ मैं, मेरी मर्जी है। थोड़ा सा इमेजिनेशन ब्रॉड करिए अपना। शायद नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए इतना भी समझ के बहुत है। लेकिन मैं कितने भी फ्रेम इसके बना सकता हूँ, और अगर फ्रेम बदलेंगे तो इसके कंपोनेंट्स भी बदलेंगे, तो वैसे इन्फिनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट्स स्पेस के केस में आपके 3 होंगे। कब, जैसे अब मैं क्या कहता हूं कि एक्स एक्सिस से इस वेक्टर का जो एंगल है वो है से अल्फा, और वाई एक्सिस से जो इसका एंगल है से बीटा, है ना। यहां बीटा नहीं बना रहा हूं, यहां बना देता हूं बीटा। ओके, अब आप देखेंगे इसका ना z से भी कोई एंगल बन रहा है। ये रहा z से मैंने ये बना दिया, मैंने z से बना दिया, z से गामा। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि ये a वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मैं कहता हूं a है। अब इसका x में कोऑर्डिनेट जिसको मैं डिफाइन करूं, आपका क्या बोलते हैं a इन x, क्या हो जाएगा ए एंगल क्या है एक्स में अल्फा। तो क्या करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं जिस भी डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर रहे हैं उसकी कोस के एंगल से, कोस अल्फा। सिमिलरली ए वाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं उस डायरेक्शन, उस एक्सिस से हमारे वेक्टर का क्या एंगल बन रहा है, कोस ऑफ दैट एंगल, हियर बीटा, एंड AZ is A cos गामा। सिंपली इतना ही मैक्सिमम आप बना सकते हैं रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ओके 3। अब ऐसे ही आप क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस में बनाए। मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया, तो क्या बोलते हैं आपका ये मैंने ये वेक्टर डिफाइन किया। आप तो देख चुके हैं, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वी वेक्टर है, फिर यहाँ पे मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, v है। तो इसको या तो आप x में रिप्रेजेंट करें, कंपोनेंट लेंगे, या तो y में लेंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे ना। मैंने कहा कि रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट्स, मेरी बात ध्यान रखिए, रेक्टिलिनियर मतलब कि मैंने फ्रेम एक तरह से मान लीजिए आप कि मैंने फिक्स किया, मैं मूव नहीं कर रहा फ्रेम को। अब इस फ्रेम में या तो ये क्या हो जाएगा v, अगर ये थीटा है तो v cos थीटा होगा ना, इधर थीटा 1 है, थीटा 1। या मैंने बताया कि अगर आपका परपेंडिकुलर एक्सिस में निकालना है तो इधर थीटा 1 है, तो उधर क्या हो जाएगा साइन, या तो साइन इधर, या तो लिख दीजिए v
साइन थीटा 1, या आपको नहीं निकालना, साइन में नहीं लेना, आप कहीं सोचेंगे कि फिर दूसरे एक्सिस में निकालना है तो दूसरे एक्सिस से इसका एंगल लें और कॉस ऑफ दैट एंगल करें, कर सकते हैं। मैंने कह दिया थीटा 2। ऑफ कोर्स इधर 90 माइनस थीटा 2 किसके बराबर होगा, ये थीटा 1 है तो थीटा 2 होगा 90 माइनस थीटा 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v cos थीटा 2 भी लिख सकता हूँ। तो डिपेंड करता है आप क्या लिखते हैं। मैंने एक बार पहले इससे बताया था कंपोनेंट तोड़ना, कि अगर दो को परपेंडिकुलर है तो इधर अगर cos थीटा 1 ले रहे हैं तो दूसरी तरफ साइन उसी एंगल का ले सकते हैं, थीटा 1 का ही, या आप दूसरी तरफ भी एंगल निकाल लीजिए और उधर cos का ले लीजिए, तो ये आपकी मर्जी है। तो दो ही मैक्सिमम कर सकते हैं इस, ये तो हमारा प्लेन के केस में था, और ये स्पेस के केस में 3 मैक्सिमम रेक्टिलिनियर कंपोनेंट ले सकते हैं। ये था हमारा, इसको नोट कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स को आप समझते हैं क्या होता है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा कि हम एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें, फ्री वेक्टर्स, एंड दूसरा चीज़ पढ़ेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस भी जानेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, सपोज करिए हमारे पास दो वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अब ये इक्वल कब होंगे, अब मैं क्या कहता हूं कि किसी एक को उठाइए, मैं ए या बी में से किसी को भी मैं चूज करता हूं। आप क्या चाहते हैं, चलिए मैं चाहता हूं बी को मैं चूज करता हूं, और बी को एज इट इज उठाइए, ऊपर ले जाके अलाइन कर दीजिए जिस डायरेक्शन में। अगर ये ऐसे अलाइंड है तो इसके अलाइनमेंट को आपको नहीं छेड़ना है, ऐसे ही अलाइन रहना चाहिए, इसको घुमाना उमाना नहीं है। एज इट इज उठाइए, उठा के ए के ऊपर लेके जाइए और इसके टेल को इसके टेल के साथ मैच करिए। और जब आप अगर ऐसा करते हैं, टेल को टेल के साथ मैच करने के साथ में आप क्या देखते हैं, जैसे आप इसको ऊपर ले जाकर रखते हैं तो इसका हेड भी इसके साथ मैच कर जाए अगर, तो ये ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के, यही है। दूसरा, अगर आप क्या करते हैं, हमारे पास कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इस केस में आप देख रहे हैं कि इसको मैं अगर ले जाता हूं इसके ही अलाइनमेंट में, और इसी तरीके के अलाइनमेंट में ले जाकर इसके टेल को इसके टेल के साथ मैच करता हूं, तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं है। आप इसको जैसे बी वेक्टर को जब ए वेक्टर के ऊपर लेके गए थे आप, तो एक तो ये पूरा का पूरा इसका हेड, टेल और हेड दोनों मैच कर गया था इससे, और साथ ही साथ में इसका डायरेक्शन, बी वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन के ऊपर, मतलब इसका बिल्कुल कोइंसाइड कर गया था दोनों का डायरेक्शन। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल थे। लेकिन इस केस में आप जब ऐसा करेंगे तो टेल तो इसके ऊपर ले जाएंगे, लेकिन हेड जो होगा मैं लेके जाता हूं, फिर सपोज जैसे ही लेके जाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, तो ये इक्वल नहीं है। लेकिन ये जो हमने शिफ्ट कर दिया, ये दोनों वेक्टर को शिफ्ट करने के बाद इक्वालिटी इसको बोल दी, कब बोल दी, जब इसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ वाइज भी बराबर हो गया था, प्लस डायरेक्शन भी दोनों का सेम था, तो हमने कर दिया इक्वल वेक्टर। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है क्या, हर वेक्टर के केस में आप ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप हर वेक्टर को ऐसे चेक नहीं कर सकते और हर वेक्टर को ऐसे चेक करके इक्वल या अनइक्वल नहीं बोल सकते। ये सिर्फ और सिर्फ फ्री वेक्टर के केस में होता है, फ्री वेक्टर के केस में होता है जिसमें आपका डायरेक्शन, जिसमें आपका लोकेशन फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि आपको मैं अभी जो अभी लास्ट में मैंने स्टेटमेंट बोला आपको समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ा, समझ आएगा, अभी सुन लीजिए सिर्फ। तो ये जो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर मैंने ऐसे चेक कर दिया, इसके ऊपर उठा के रख दिया, टेल से टेल को कोइंसाइड कराया, देखा कि हेड भी मैच कर रहा है क्या, और मैच करने के बाद एक चीज और देखा कि क्या डायरेक्शन दोनों का सेम है ना, मतलब ये बिल्कुल अलाइन कर जा रहा है, इसके ऊपर कोइंसाइड कर जा रहा है ना, अगर कर जा रहा है तो इक्वल बोल दिया मैंने। क्या है ऐसा हमेशा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे फ्री वेक्टर्स के केस में, लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री वेक्टर जो होता है, मैं बोलता हूं ये हम कर सकते हैं सिर्फ फ्री वेक्टर्स के लिए, बिकॉज फ्री वेक्टर्स के अंदर हमारा डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन। आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेक्टर में। कहने का मतलब कि फ्री वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसमें आप लोकेशन अगर चेंज भी कर देते हैं तो भी वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर जो पहले कहना चाहता था, वेक्टर को जो पहले जो उसकी सिग्निफिकेंस थी, जो उसका महत्व था, वो अब भी रहेगा उसके लोकेशन को चेंज करने के बाद। इसलिए इसको कहा कि फ्री वेक्टर
वो वेक्टर होते हैं जिसके पास कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता। व्हाट अबाउट लोकलाइज्ड वेक्टर, जिसके केस में हम ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर अलाइन करके और कह दें कि बराबर है, ऐसा नहीं कर सकते। किसमें नहीं कह सकते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर के केस में। क्योंकि लोकलाइज्ड वेक्टर के केस में, लोकलाइज्ड है ये वेक्टर, लिख लीजिएगा अपने आप। लोकलाइज्ड वेक्टर के केस में आपका फिक्स लोकेशन एक तरह से होता है, उसमें आप अगर लोकेशन चेंज करते हैं तो वेक्टर के महत्व बदल जाएंगे, बिल्कुल वेक्टर ही बदल जाएगा, उसका सारा का सारा सिग्निफिकेंस, उसका महत्व, उसका काम सब बदल जाएगा। कैसे बदलेगा इसको समझते हैं अभी। फ्री वेक्टर समझ गए कि ये इक्वालिटी ऑफ वेक्टर जो हमने ऐसे चेक किया है, ऐसे चेक मारा है हमने, वो कब हो सकता है ये भी मैंने बता दिया। इसमें हमारा लोकेशन फिक्स नहीं होता, ये सिर्फ फ्री वेक्टर के केस में होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर के केस में नहीं होता। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको क्या होता है, वही हमें समझना ही था। क्या मतलब है डू नॉट हैव फिक्स लोकेशन और क्या मतलब है लोकलाइज्ड वेक्टर का। मान लीजिए मैं ये एक्सेस बना रहा हूं और मैंने बोला ये पॉइंट P है, मैं इसको ना 2 4 बोलता हूं, ये है 2 i कैप प्लस 4 j कैप है। ठीक है, मैंने इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया। ओपी वेक्टर को मैंने क्या कहा कि 2 i कैप प्लस 4 j कैप है, सॉरी ये 4 है। मैं इस वेक्टर को इसी अलाइनमेंट में मूव कर रहा हूं, ऐसे मूव करके यहां लेके आ गया, यहां लेके आ गया। ये मैंने बोल दिया ये मेरा ओ डैश हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं यहां लेके आ गया इसको। अब मैं इसको पहले ही आपको बता देता हूँ फ्री वेक्टर है, पहले आपको बता देता हूँ और फिर मैं आपको ये कहता हूँ कि फ्री वेक्टर में तो हम वो इक्वालिटी चेक लगा सकते हैं कि इसको टेल के साथ मैच कराइए, इसको ऐसी अलाइन में लेके जाइए किसी एक वेक्टर को, ओ डैश P1 P डैश P प्राइम कर देता हूँ उसको। हालांकि ये सेम ही वेक्टर है, इसको मैं यहाँ से फिक्स शिफ्ट किया है तो ये इक्वल है ना। जब आप इसके टेल को इसके टेल के साथ मैच कराएंगे तो आप देखेंगे इसका हेड इसके साथ मैच कर जाएगा और पूरा का पूरा। देखिए चलिए मैं इसको ना ऐसे उठा के ले जाता हूँ, ये यहाँ तक है, लेके गया, मैच कर गया ना ऑलमोस्ट। ये हमने स्केल वगैरह से नहीं किया लेकिन मैच कर गया ना, तो इसको हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ये डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप क्या करते हैं, इस वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप के लिए आप मॉडल्स निकालते हैं, यानी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसको रूट में ले लेते हैं हम, यही करते हैं ना। 2 का स्क्वायर 4 16 20 रूट अंडर 20, ये आ गया। अच्छा, जब हमने और लोकलाइज्ड फ्री वेक्टर की जिसकी हम बात करें उसमें क्या होता है कि उसके अंदर कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता। मैंने इसका लोकेशन चेंज किया और ये बराबर भी है क्योंकि इसका टेल के साथ मैच कर गया, हेड के साथ मैच कर गया और डायरेक्शन सेम ही रहा है, डायरेक्शन में फ़र्क नहीं आया। यानी दोनों के दोनों, जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो ये दोनों कुछ अलग अलग डायरेक्शन में नहीं मतलब प्रोजेक्ट हो रहे थे, एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो रहे थे, सीधा इस डायरेक्शन में, तो बराबर का है। अब मैं क्या कहता हूँ, लोकेशन मैंने चेंज किया, अब मैं इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहा हूँ इस ओ डैश के रिस्पेक्ट में। और जैसे ये इस पॉइंट से इतना 2 था, तभी मैंने इसको 2 आई कैप बोला, एक आई कैप में 2 बोला, और इधर जो था ये क्या था, 4 था, है ना, तभी मैंने 4 जे कैप बोला इसके लिए। अब मैं क्योंकि यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं क्या कहता हूँ, ये जो पॉइंट है ओ डैश से, क्योंकि ध्यान रखिए मैं अब ओ से डिफाइन नहीं कर रहा, अगर पी डैश को ओ से डिफाइन करता तो मैं वेक्टर ओ से बनाता, लेकिन मैं अब यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ, इसकी लोकेशन को चेंज किया, तो मैं कहता हूँ ये यहाँ से ओ डैश जो है पी डैश से इस एक्सिस की तरफ, इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारा 2 है और वाई वर्टिकल एक्सिस बोल रहा हूँ, वाई एक्सिस भी बोलिए, जो मर्जी बोलिए, 4 है। तो ओ डैश पी डैश वेक्टर को मैं डिफाइन करूँ अगर मैं, तो फिर से मैं तो 2 आई कैप और 4 जे कैप डिफाइन कर सकता हूँ, सब कुछ तो सेम ही है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकालेंगे तो वही आएगा, डायरेक्शन भी आपका सेम ही है,
तो ये आपका हो गया फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर में हमने अगर डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज करने से ना इसके महत्व में ना इसकी किसी भी प्रॉपर्टी में फ़र्क नहीं आया। लेकिन चलिए देखते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या हो फ़र्क आता है क्या। लोकलाइज्ड वेक्टर जैसे आप मान लीजिए फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ और उस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स को पहले किसी पॉइंट P पे अप्लाई करता हूँ और फिर उस पॉइंट P के बाद मैं उसकी लोकेशन को चेंज करता हूँ और चेंज करने के बाद देखता हूँ कि क्या उसके काम में फ़र्क आया क्या। ठीक है, चलिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको मैं पहले ये कोई पॉइंट P है, इस पे मैंने फोर्स लगाया। फोर्स वेक्टर है ना, ठीक है। फोर्स को वेक्टर बोल रहा हूँ, आपको वेक्टर बोल रहा हूँ क्योंकि वो वेक्टर है इसलिए बोल रहा हूँ, बोल नहीं रहा मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, वेक्टर ही है, पता ही होगा आपको। चलिए मैंने फोर्स यहाँ लगाया, तो आप देख रहे हैं जब इसको आप फोर्स यहाँ लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये ना मूव करेगा उधर की तरफ। आप इसको पुश करेंगे तो पुश करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को चेंज करता हूँ। चेंज कैसे करता हूँ कि इसके डायरेक्शन, इसके लोकेशन को चेंज करता हूँ, लेकिन इसके अलाइनमेंट को चेंज नहीं करूँगा। इसमें हमने क्या किया था, फ्री वेक्टर में क्या किया था कि लोकेशन चेंज किया था, अलाइनमेंट लोकेशन चेंज किया था लेकिन अलाइनमेंट एज इट इज रखा था। लोकेशन चेंज किया था लेकिन अलाइनमेंट एज इट इज रखा था। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा था वेक्टर के सिग्निफिकेंस में, वेक्टर अभी भी सेम था। लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर में आप डायरेक्शन अलाइनमेंट सेम रखेंगे, जैसे फ्री वेक्टर में अलाइनमेंट सेम था वैसे इसमें भी अलाइनमेंट सेम रखेंगे, लेकिन उसमें जैसे लोकेशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा था, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें लोकेशन चेंज करने से फर्क पड़ेगा। अब मैं कहता हूं क्या कि मैंने लोकेशन चेंज कर दिया। अब पहले तो मैं F लगाता था तो ये इधर की तरफ मूव होने लग गया था ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, मान लीजिए ये आपका ठीक है। अब मैं इस F को पहले कहां लगता था, यहां सेंटर पे लगा था, मैं इसको ना उठा देता हूं, उठा के यहां लगाता हूं। अलाइनमेंट वैसा ही है, ऐसा नहीं मैं तिरछा लगा रहा हूं, पहले ऐसा लगा रहा था, अब मैं ऐसा नहीं लगा रहा, अभी भी मैं ऐसे ही लगाऊंगा, लेकिन पोजीशन चेंज कर दिया। पहले सेंटर पे था, सी पे, पी बोल लीजिए, सेंटर सी बोल लीजिए। अब मैं टॉप टी पे लगा रहा हूँ, टी पॉइंट बोल देते हैं उसको ताकि आपको याद रहे, टी से टॉप है, सी से सेंटर है। लेकिन एफ और एफ वेक्टर सेम ही है, बस हमने उसके लोकेशन को चेंज किया है। तो अब क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि अब मैं जैसे ही इसको ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ये टॉपल ये ऐसे घूम जाएगा। अब इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये ऐसा होगा, ऐसे होना चाहेगा, गिरना चाहेगा, ऐसे कुछ ऐसे, है ना। ये ऐसे था फिलहाल, तो अब ऐसे होना चाहेगा ना, जैसे आप ऊपर से लगाएंगे तो। और इसमें सीधा जा रहा था, इसमें आप धक्का दे रहे थे ऐसा लग रहा था, और इसमें धक्का, तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना। तो यही होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर का केस में आप वैसे चेक नहीं लगा सकते कि वेक्टर को ऊपर लेके जाओ, टेल से टेल मैच कराओ और इक्वल आता है तो इक्वल बोल दे, नहीं। तो यही था आपका फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर। तो चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, और एक टॉपिक और है छोटा सा 2 मिनट का, उसको भी कवर कर ही लेते हैं उसके बाद, ताकि आगे की वीडियोस थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट पे रहेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है, और अगर उस ए वेक्टर में हम किसी भी पॉजिटिव नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हमारा वेक्टर बदल जाता है क्या? नहीं, वेक्टर नहीं बदलता। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से आप अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर नहीं बदलता है। बदलता है तो आपका क्या बदलता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलता है। क्या होगा, आपके पास ए वेक्टर है, मैं ए वेक्टर बोलता हूँ, ऑफ कोर्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये इक्वल नहीं लिख रहा, मैं अलग अलग बातें बोल रहा हूँ। ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है। मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वेक्टर नहीं बदलेगा, वेक्टर का डायरेक्शन वही रहेगा, वेक्टर जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। होगा क्या कि उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स बढ़ जाएगा, यही है। अब मान लीजिए कि मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया किसी ए वेक्टर को, माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने किसी ए वेक्टर को,
तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो मान लीजिए अगर ए वेक्टर ऐसे था पहले, तो अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1 से हो जाएगा और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इसका। ऑफ कोर्स -1 कर रहे तो क्या बोलते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा -1 से। लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी पॉजिटिव नंबर से, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, वेक्टर चेंज नहीं हो रहा था, बाकी डायरेक्शन सेम रह रही थी। इसमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये तो दो छोटी छोटी चीज़ें थी, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने जैसा है नहीं, तो आपको समझ सकते हैं, ये एनालॉजी है, आप एनालॉजी से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं नल वेक्टर के बारे में, समझते हैं अब थोड़ा। नल वेक्टर से आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि नल मतलब जीरो, नल मतलब कुछ नहीं, शून्य है। तो नल वेक्टर का मतलब, अब आप अगर किसी वेक्टर को नल वेक्टर बोलते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो जीरो होगा। तो मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसका, और ये के लिए मान लीजिए मेरे पास कोई बी वेक्टर है, बी वेक्टर अपने वेक्टर के फॉर्मेट में है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, ऐसे कुछ है। तो ऑफ कोर्स इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं बी वेक्टर का, और अगर वो जीरो आ जाता है तो क्या बोलेंगे, इसको नल वेक्टर बोलेंगे। अब ये नल वेक्टर है जीरो हमारा, मैं सिर्फ जीरो को बोलता हूँ, जीरो को नल वेक्टर बोलता हूँ। तो अगर किसी नल वेक्टर में हम किसी ए वेक्टर को ऐड करते हैं तो एज इट इज ए वेक्टर ही आ जाता है, ये एक प्रॉपर्टी है। लैम्डा इंटू जीरो करेंगे, यानी किसी जीरो वेक्टर में अगर किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी जीरो आता है, या किसी ए वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जीरो आता है। तो ये दो तीन चीज़ें थी, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। तो अब हम ख़त्म करेंगे क्लास को, आज की वीडियो को। आगे अगली वीडियोस में हमारा टॉपिक कंटेंट होगा, और हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में, ट्रायंगल को, पैरेललोग्राम को, जो कि सेम ही है, सब कुछ वही है, मतलब एक दूसरे से ही है। और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ेंगे, और थोड़ा सा पढ़ेंगे इससे एसोसिएटिव लॉ को, जैसे कि क्या क्या लॉज थे आपके, क्या बोलते हैं, वेक्टर लॉ में अगर हम किसी को जोड़ते हैं, मान लीजिए 3 वेक्टर है, ए है वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो क्या ये कॉम्यूटेटिव है क्या, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर है, या इसको बोलते हैं, अगर ऐसा है तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता। इसको चेक करेंगे। दूसरा चेक करेंगे कि ए वेक्टर को हम प्लस करते हैं सम ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का के सम के, मतलब उसके ए वेक्टर को हम प्लस करते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के सम के साथ, या हम ए प्लस बी वेक्टर को प्लस करते हैं सी वेक्टर के साथ। तो ये क्या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है क्या, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। उसके बाद हमारा तो ये हो गया ना कि ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और भी जो भी चीज़ें होगा उसको देखेंगे, क्या क्या होता है कल देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।